हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसके अंदर हमारा टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देख चुके हैं, हमने समझ लिया था उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं, किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, किस तरह से हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, कहाँ से करते हैं। हर स्ट्रक्चर का एक अलग अलग मेथड था, ये हमने सब देखा। इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसके अंदर लीनियर और नॉन लीनियर देखे, समझे। एंड हमने सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम देखेंगे आज ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब उस पर किस किस तरह के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर, इसके कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं ये है। फर्स्ट इसके अंदर आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना, डेटा इंसर्ट करना मीन्स एडिशन ऑफ ए न्यू डेटा एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। जो भी आपका डेटा एलिमेंट है जो आप बना चुके हो, उसके अंदर एक नया डेटा इंसर्ट करने को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ये किस पे डिपेंड होता है, हमारी रिक्वायरमेंट पे, कि हमारी रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, ये सब इसके ऊपर बेस्ड होता है। न्यू एलिमेंट कैन बी एडिड एट द बिगनिंग एंड और एनी गिवन इंडेक्स ऑफ एरे। जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो कहाँ पर होगा, या तो स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग से या स्ट्रक्चर्स के एंड से, और एनी इंडेक्स ऑफ गिवन, सेंटर में भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने एरे की कंडीशन में होगा वो, इसीलिए हमने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ एरे लिया है, क्योंकि हम एरे में क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। अब हमने मान लो 10 नंबर का एरे बनाया था, अब मुझे 5th नंबर का एक इंडेक्स है और 6 नंबर पे नया एरे इंसर्ट करना है, और जो पहले से 6 पे है वो किस पे चला जाए, 7 पे चला जाए, इस तरह से। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स का नाम दे देंगे, तो उस इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, हमारा नया डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इंसर्शन का। जैसे हमारा स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है, जुलाई में स्टार्ट होता है, उसमें 12th क्लास में हमारे पास 15 स्टूडेंट होते हैं, बट इन आफ्टर जुलाई सितंबर में हमारे पास में एक स्टूडेंट और उसमें ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट को हमारे रिकॉर्ड में इंसर्ट करेंगे, उसे भी मिलाएंगे उसको। तो इंसर्ट करना, हमारा जो भी रजिस्टर था, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसके अंदर हम उसका नाम लिखेंगे। हमने उस स्टूडेंट को क्या कर लिया, हमारे डेटा में उसके इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर लिया। सेकंड ऑपरेशन हमारा आता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ ए डेटा एलिमेंट फ्रॉम ए डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर में से किसी भी डेटा को डिलीट करना। द डेटा एलिमेंट इज सर्च बिफोर इट्स रिमूवल। डेटा को जब भी हम, किसी डेटा एलिमेंट को जब भी हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उससे पहले हमें उसे सर्च करना होगा। हमें पता तो होना चाहिए कि किस डेटा को हमें यहाँ से हटाना है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, 15 स्टूडेंट थे, हमने एक नया स्टूडेंट उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में मान लो किसी एक स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, तो हम उसे क्या करेंगे, हमारे रिकॉर्ड में से डिलीट करेंगे, हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में से उसका नाम हटा देंगे। तो डिलीट करने को, उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसके रोल नंबर पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसको पहले सर्च करना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना होगा। ये जो सब सारे ऑपरेशन हैं अभी हमें बहुत इजी लग रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 15 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। लेकिन जब दिक्कत कहाँ आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कब, जब हमारे पास में डेटा होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लाइक 5000,
के अराउंड या 10,000 के अराउंड अगर स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, इसलिए वहाँ पर हम इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है सर्चिंग। इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफाइड एलिमेंट को क्या करना, सर्च करना, क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है। ट्रैवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द डेटा एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उन सारे डेटा एलिमेंट्स के ऊपर एक साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। शॉर्टिंग इन डेटा, जो भी हमारा डेटा एलिमेंट हमने लिया है स्ट्रक्चर के अंदर, उन्हें क्या करना, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सभी को पता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उनके साइज़ या अल्फ़ाबेटिकली या नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स को हमने जैसे जैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता गया हम अटेंडेंस रजिस्टर में उनका नाम लिखते गए। बट जब अगर हमें अभी तो 20 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जब डेटा हो जाते हैं, ज़्यादा नंबर में हो जाता है डेटा, तब हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट हुए और बाद में हमें किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम कैसे उसे सर्च करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसे एक स्पेसिफाई ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकली हम उनको, स्टूडेंट्स को हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें बाद में फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सर्च करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम उनकी शॉर्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है मर्जिंग। कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए न्यू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप। कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाए, अब दो डेटा स्ट्रक्चर एक जैसे या दो से ज़्यादा को आपस में हमें क्या कर देना, आपस में जोड़ देना को क्या कहते हैं, हम मर्जिंग कहते हैं, कंबाइनिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 12th क्लास की 3 स्ट्रीम है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तीनों क्लासेस अलग अलग बैठती हैं, बट डेटा तो हमारे पास एक जगह होता है उनका। सिस्टम में हम जब डेटा को कहाँ करते हैं, एक जगह रखते हैं 12th का, तो हम तीनों की टेबल तो अलग अलग बना लेते हैं। आर्ट्स की हमने अलग बनाई, कॉमर्स की हमने अलग बनाई, साइंस की हमने अलग बनाई, बट हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, इन तीनों को मर्ज कर देंगे, तो हमें इन सब का डेटा एक जगह पर। एल्गोरिथम। An algorithm is defined as a step-by-step procedure or method for solving a problem by a computer in a finite number of steps. Algorithm में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप उस पर डिपेंड करता है। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एक सिंपल से डेली एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे जैसे किचन में हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी बनाने से पहले हमें गैस ऑन करना होता है, उसके बाद हम कढ़ाई रखते हैं, उसके बाद हम उसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। क्या हम गैस बिना ऑन किए सब कढ़ाई रख देंगे और उसमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो वही चीज़ है, एल्गोरिथम में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आप जंप नहीं कर सकते, और स्टेप्स की इसमें कोई नंबर लिमिट नहीं होती है। ये आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम डेफिनेशन में इंक्लूड ब्रांचिंग और रिपीटिशंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रॉब्लम द एल्गोरिथम इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर। स्टेप्स जो भी होते हैं एल्गोरिथम के, वो डिफ़ाइन करते हैं उसकी ब्रांचेस को और रिपीटिशंस को, कि उसकी
जो भी हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट तो कर ली, उसके स्टेप्स भी बना लिए। अब स्टेप के भी स्टेप्स होते, उसमें हमें क्या क्या करना है। जैसे हमने इंटीजर लिया, ए लिया, अब ए अकेला क्या करेगा, अब हम उसके साथ क्या लेंगे, इंटीजर बी लेंगे, तो ये उसकी ब्रांच हो गई। रिपीटेशन, ये चीज़ रिपीट कितनी बार होनी है वो देखेंगे। डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रॉब्लम द एल्गोरिथम इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर। और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि जो भी एल्गोरिथम बनाई है वो डेवलप्ड किस पर्पज़ से की गई है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। वाइल डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम, स्टेप्स आर रिटन इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी एल्गोरिथम होती है वो डिफ़ाइन करते टाइम, लिखते टाइम, उसके स्टेप्स बनाते टाइम हमें ये ध्यान में रखना होता है कि वो बिल्कुल सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए। उसमें ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबके समझ में आए। नॉन टेक्निकल पर्सन को भी लिखा हुआ समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रोग्राम में हो क्या रहा है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनसे एल्गोरिथम का ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये किसी को भी समझ में आने वाली होती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की साइड से। वी कैन इम्प्लीमेंट इट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ आवर चॉइस। अगर हम चाहें तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम बना तो रहे हैं हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। नॉट ऑल प्रोसीजर्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम। जितने भी प्रोसीजर्स, आपने कुछ 5-6 प्रोसीजर लिख दिया, मतलब कि इंटीजर a प्लस b करना है, फिर c आ जाएगा, फिर उसका प्रिंट हो जाएगा और हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें कुछ भी लिखने से ऐसे नहीं होता है कि ये एल्गोरिथम बन गया। एल्गोरिथम शुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिथम के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अनएम्बिगुअस, सबसे पहले होता है स्पष्टता। एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो, और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। ईच ऑफ इट्स स्पेस और फेजेस एंड देयर इनपुट आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। जितने भी स्टेप्स होंगे उसके अंदर फेजेस होंगे और इनपुट और आउटपुट होंगे, वो सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और मस्ट लीड ओनली वन मीनिंग। लीड किसके साथ होने चाहिए, वन मीनिंग के साथ। कहने का मतलब, अगर आपने एक जगह इंट लिया INT और दूसरी जगह आपने ले लिया INTEGER, मतलब एक जगह आपने उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया इंट और दूसरी जगह आपने उसका फुल मीनिंग यूज़ कर लिया इंटीजर। एरर्स नहीं आती हैं, बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इंट हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया है तो हम अंत तक जहाँ पर हमें इंट की यूज़ होगी, इंटीजर्स की यूज़ होगी, हम वहाँ पर इंट ही यूज़ करेंगे। तो ओनली वन मीनिंग के साथ में हमें इसे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। जितने भी हमारे इनपुट होंगे एल्गोरिथम में, इनपुट का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, यूज़र जो लिख रहा है वो, तो वो 0 और मोर वेल डिफाइन होना चाहिए। जो भी आप दे रहे हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइन होना चाहिए। लाइक A और B दे दिया आपने, उसे पता ही नहीं है कि A और B का करना क्या है, तो हम बिल्कुल लिखेंगे A + B = C। A तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको A और B की वैल्यू को प्लस करेगा और उसे असाइन कर देगा C में। ये सब चीज़ें जो भी हम इनपुट देंगे वो बिल्कुल वेल डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। जितने भी एल्गोरिथम होंगे उनका एक आंसर ज़रूर होता है। आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर हमें इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करके जो रिज़ल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। जो भी आउटपुट होगा हमारा क्या होगा, 1 तो होगा ही, एक आउटपुट तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उसमें। अगर आप 0 × 0 भी लिखोगे तो हमें आंसर तो मिलना ही है, प्रोसेस तो वो करेगा। A की वैल्यू आपने 0 दे दी, B की वैल्यू आपने 0 दे दी, तो C की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड शुड मैच द डिज़ायर्ड आउटपुट। लेकिन हमारा जो भी आउटपुट होता है
वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। हम क्या चाहते थे, आउटपुट वही आना चाहिए। फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मान लो आपने एल्गोरिथम तो बना ली, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। एक स्टेप के बाद में एल्गोरिथम को टर्मिनेट होना ही होगा। जहाँ पर हमने स्टॉप लिख दिया, जिस स्टेप के बाद हमने स्टॉप लिख दिया, वहाँ पर क्या हो जाएगी, एल्गोरिथम हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। हम वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएंगे। जैसे हम हिंदी का एक एग्जांपल लेते हैं या इंग्लिश वर्ड ले लो, कुछ भी। हिंदी में हम लगातार कंटिन्यूस पढ़ते जाते पूर्ण विराम आता है, फुल स्टॉप आता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो की जाती हैं। एल्गोरिथम को भी कुछ समय के लिए हमें टर्मिनेट करना होता है। फिजिबिलिटी, शुड बी फिजिबल विथ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ हो गई, जो भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब के लिए जो भी हमारी एल्गोरिथम है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनके साथ मिक्स मैच होने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर लिया और उस पर तो हमारी एल्गोरिथम रन ही नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट। एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन है, कहाँ हमें कैसे चलना है, किधर जाना है, ये सब हमें एल्गोरिथम बताता है। विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड, ये बिल्कुल स्वतंत्र है किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को यूज़ करने के लिए या नहीं भी करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स ट्राई टू लर्न एल्गोरिथम राइटिंग बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। हमने एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इससे आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली एल्गोरिथम होता क्या है। हमने सबसे पहले एल्गोरिथम हम तब बनाएंगे जब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमें एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, किसका, 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है और उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। अब नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कौन सी होंगी यहाँ पर, इंटीजर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर लिए। फर्स्ट हमारा स्टेप्स, इसी तरह से हम स्टेप्स लिखते हैं एल्गोरिथम में, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हमारे बनते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम है कितनी बड़ी और उसे हमें कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा स्टार्ट ही होता है और लास्ट स्टेप आपका हमेशा स्टॉप होता है। सेकेंड स्टेप देखेंगे हम, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। अब हमने क्या करना था कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 नंबर, 2 इंटीजर तो हमें यहाँ चाहिए और रिज़ल्ट डिस्प्ले कराना है। तो जिस इंटीजर के अंदर रिज़ल्ट जाएगा एक, वो हमें इंटीजर चाहिए। तो हमने यहाँ पर कितने इंटीजर्स को डिक्लेयर कर दिया, 3 को, ए बी एंड सी। थर्ड स्टेप, डिफाइन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, ए और बी को सिर्फ, क्योंकि सी में तो हमारा आउटपुट जाने वाला है, रिजल्ट जाने वाला है, असाइन हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, बता देंगे उनको कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू हमने 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या करेगा, इसके बाद वैल्यू डिफाइन हो गई हमारी, ऐड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। दोनों की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही थी कि हमें वैल्यू को ऐड करना है 2 नंबर को, तो हमने वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, ए और बी की। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। फिफ्थ स्टेप क्या करेगा, स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी। स्टोर कर देगा आउटपुट को, किस में, सी को। जो भी स्टेप 4 से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको ये स्टेप 5 कहाँ स्टोर कर देगा, सी में। हमारा आंसर क्या आया, 5 + 4 = 9। तो 9 कहाँ चला जाएगा हमारा, सी में। और 6 नंबर का स्टेप हमारा क्या कर देगा, इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सी को प्रिंट कर देगा।
प्रिंट करने के बाद में हमारे डिज़ायर्ड जो हमारा प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई है, 2 नंबर हमने ऐड कर लिए। उसके बाद में हमने उसे रिज़ल्ट डिस्प्ले करा लिया, सी की वैल्यू हमारे पास में डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद हमारी एल्गोरिथम को हमें क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। यहाँ पर हमारी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एल्गोरिथम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस तरह की होती है, कैसे होती है, ये देखिए। सपोज x इज़ एन एल्गोरिथम एंड n इज़ द साइज ऑफ इनपुट डेटा। सपोज कर लेते हैं एल्गोरिथम है हमारे पास में एक x और उसका साइज़ है n। अब साइज़ से ऐसे तो है नहीं कि मीटर में नापेंगे हम उसको, तो वो डिपेंड करता है उसमें डेटा, कि हमने उसमें डेटा कितना इनपुट किया है। वो साइज़ हो गई हमारी n। द टाइम एंड द स्पेस यूज्ड बाय द एल्गोरिथम x, जितना भी टाइम उसको कंपाइल में लगेगा, रन होने में लगेगा, वो वाला टाइम, और जितना स्पेस उसको कंप्यूटर में सेव होने के लिए चाहिए, वो कौन दे रहा है, एल्गोरिथम x, आर द 2 मेन फैक्टर्स। ये स्पेस और टाइम इसके 2 मेन फैक्टर्स होते हैं, विच डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ x। ये इसकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह की हमारी एल्गोरिथम होगी, सरल होगी, कंपाउंड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, किस तरह की हमारी एल्गोरिथम होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फैक्टर। टाइम इज़ मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन इन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नंबर ऑफ कीज से यहाँ पर मतलब है जितना भी आपका डेटा है उन पे कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे हमने उनको शॉर्ट किया है, इन सब के अंदर कितना टाइम लगा है, एल्गोरिथम को रन होने में, कंपाइल होने में कितना टाइम लगा है, सारा टाइम कैलकुलेट करके सारा कहाँ आ जाता है, टाइम फैक्टर। टोटल टाइम की हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। स्पेस फैक्टर, स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। जितनी भी हमारी एल्गोरिथम है उसको, एक एल्गोरिथम को कंप्यूटर में सेव होने के लिए कितना स्पेस चाहिए, उसकी लोकेशन तो होगी कहीं, हम जाके उसको सेव तो करने वाले हैं, तो उसको कम से कम स्पेस की ज़रूरत हो इसके लिए, या कितना हाईएस्ट उसको कितना स्पेस चाहिएगा, ये हम मेमोरी में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इसका होता है स्पेस फैक्टर। द कॉम्प्लेक्सिटी of an algorithm fn gives the running time and or the storage space required by the algorithm in terms of n as the size of input data। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसकी वो किस पर डिपेंड करती है, एल्गोरिथम के टाइम और स्पेस पर। fn gives us the f ब्रैकेट n gives the running time, ये हमें क्या देता है, जो भी रन टाइम है, हमारा काम स्टार्ट हो गया उसके बाद ये टाइमिंग को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। और स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड, वो भी हमारे लिए पहले से ही स्टोरेज रख लेता है। तो ये सब कौन करता है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेस। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। 2 फैक्टर है हमारे पास में, टाइम और स्पेस। अब कैसे करेंगे इनको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन इट्स लाइफ साइकिल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के, जितना भी एल्गोरिथम को सेव होने के लिए जितने मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होगी, जितने अमाउंट में उसकी ज़रूरत होगी, उसकी लाइफ साइकिल को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 कंपोनेंट। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं जो एल्गोरिथम को क्या करते हैं, उनके एडिशन के इक्वल करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के एडिशन के इक्वल करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट है ए फिक्स्ड पार्ट दैट इज ए स्पेस रिक्वायर्ड to store certain data and variables that are independent size of the problem। हमने एक पहले से ही क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि इतना हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, इतना बिट में आ जाएगा, या इतना साइज़ इसके लिए अवेलेबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले से फिक्स कर ले। एक प्रॉब्लम तो ये होती है, हमें उसको पहले से फिक्स कर ले। और सर्टेन डेटा एंड वेरिएबल, जो हम डेटा उसको देते जाएंगे ऑन द स्पॉट, वेरिएबल्स बनाते जाएंगे। वेरिएबल्स बताया था मैंने, इंटीजर
कैरेक्टर, ये सब, तो इनके लिए हम पहले से ही क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे वैल्यूज़ को। कुछ वेरिएबल्स इनमें ऐसे आते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आ गया कांस्टेंट यूज्ड। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यूज़ पहले से डिसाइड होती है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। जैसे एग्जांपल लेते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये पहले से फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को भी पता है कि अगर आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ ली है तो इसकी वैल्यू ये है और इसको कितनी साइज़ की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं। तो प्रोग्राम का साइज़ पहले से ही फिक्स हो जाता है अगर आपके पास वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट। ए वेरिएबल पार्ट इज ए स्पेस रिक्वायर्ड बाय वेरिएबल्स हुज साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। ए वेरिएबल का पार्ट जो भी होता है, वेरिएबल का पार्ट स्पेस रिक्वायर्ड, जितना भी उसे स्पेस मिलता है उन वेरिएबल्स को क्या करता है, वो प्रोवाइड करवा देता है। और उन वेरिएबल्स की जो साइज़ होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम का टोटल साइज़ और टोटल स्पेस कितना होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही या तो हम फिक्स कर लें, या अगर हम डाटा सर्टेन क्रिएट कर रहे हैं, डाटा को हम वैल्यूज़ रन टाइम पे दे रहे हैं, तो ये उस टाइम क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारा स्पेस है वो कम से कम यूज़ हो, तभी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिथम की वो सरल होती है, अच्छी क्वालिटी की एल्गोरिथम मानी जाती है। उसके बाद हमारा आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने स्पेस कम लिया है, स्पेस अगर हम कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें इतना भी ध्यान रखना होगा कि हमें टाइम भी कम से कम यूज़ करना है, तभी हमारी एल्गोरिथम सबसे अच्छी होती है। उसमें मैंने ये पहले ही बताया आपको कि स्टेप्स की कोई लिमिट नहीं होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि आपके स्टेप्स एल्गोरिथम में कितने होंगे। बट हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि स्पेस कम से कम यूज़ हो और टाइम कम से कम लगे उसको रन होने में, एग्जीक्यूट होने में। सो अब हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड by the algorithm to run to compile। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे नापेंगे हम इसके एल्गोरिथम की, वो क्या करता है, जितना भी टाइम आपने एल्गोरिथम बनाने में लगाया है और जितना टाइम आपको कंपाइल करने में लगता है, इस टोटल अमाउंट ऑफ टाइम को क्या कर लेता है, ये कलेक्ट कर लेता है। द रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूमेरिकल फंक्शन, और जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एक न्यूमेरिकल फंक्शन के द्वारा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, टी ब्रैकेट एन। टी एन क्या होता है, ये टी और एन कैन बी मेजर्ड एज द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये क्या करते हैं, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स को कलेक्ट करते हैं, उन्हें काउंट करते हैं। प्रोवाइडेड ईच स्टेप कंज्यूम्स कांस्टेंट टाइम। इसमें जो कंज्यूम होता है टाइम, मतलब जो टाइम उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, उसको एक कांस्टेंट टाइम पर फिक्स कर देते हैं। जितना भी हमने टाइम उसमें यूज़ किया है एल्गोरिथम में, हमारी एल्गोरिथम ने कंपाइल होने में जितना भी टाइम लिया है, उसको कांस्टेंट टाइम पर वो क्या कर देते हैं, एक फिक्स कर देते हैं। कांस्टेंट का मतलब स्थिर कर देंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ 2 n बिट इंटीजर्स टेक्स्ट एंड स्टेप्स। हमने एक 2 इंटीजर्स लिए हैं, कितने बिट के हैं वो, n बिट के। उनका साइज़ हमें अभी हमने कुछ फिक्स नहीं किया है, n बिट लिख दिया। अब हम रन टाइम पे उसको कितना भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स कितने लिए हमने, n, अभी उनका भी हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हैं n बिट और n स्टेप्स। द टोटल कॉम्पिटिशनल टाइम इज़, कैसे आएगा हमारा टाइम, टोटल टाइम कैसे आएगा, ये हमने बताया था अभी। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के टाइम को क्या करता है, ये कांस्टेंट टाइम पर कर देता है, इक्वल्स टू c इंटू n। c हमारा क्या है यहाँ पर, वेयर c इज़ द टाइम टेकन फॉर द एडिशन ऑफ 2 बिट्स। 2 बिट्स के जो भी इंटीजर्स नंबर होंगे उनको ऐड होने में, सिर्फ और सिर्फ ऐड होने में कितना टाइम लगा, वो प्रोसीजर यहाँ पर क्या करेगा, राइट की जाएगी। और वी ऑब्जर्व दैट ग्रॉस
लीनियरली एज द इनपुट साइज इंक्रीज। और जितना हमारा यहाँ पर साइज़ आएगा उनको ऐड होने में जो बिट्स लगा हमारा इंटीजर्स को ऐड होने में जितना टाइम लगा वो वाला टाइम हम यहाँ पर राइट कर कर उसको n स्टेप से इनटू कर देंगे तो हमारे पास में टोटल साइज ऑफ एल्गोरिथम आ जाएगा। और किस तरह से वो अब आगे इंक्रीज़ होगा ये भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम दो बिट्स की जगह 2 बिट्स की जगह अगर ज़्यादा बिट्स के नंबर्स लेते हैं तो किस तरह से हमारा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से इंटीजर्स लेंगे जिसमें टाइम कम लगे। हम या तो ग्रुप बना लेंगे, ग्रुपिंग में हम उनको डिवाइड कर देंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो अगर हमारे पास 2 ही बिट्स है तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, 2 बिट्स को जो भी इसका एडिशन, ओनली एडिशन प्लस होने में हमने a की वैल्यू 5 ली थी और b की वैल्यू 4 ली थी। 5 + 4 होने में कितना टाइम लगा, बस वो हमें यहाँ पर राइट करना है। तो इससे हमारा टोटल साइज ऑफ एल्गोरिथम आ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है एल्गोरिथम्स बनाने से पहले कि हमें इसके अंदर हमारा टाइम सबसे कम से कम यूज़ हो और स्पेस कम से कम हो, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं इसको यूज़ करने के लिए, स्पेस को भी और टाइम को भी। लेकिन शुद्ध और अच्छी एल्गोरिथम वही मानी जाएगी जिसमें स्पेस कम से कम यूज़ होगा और टाइम सबसे कम लगेगा। होप कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।